हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक ही होंगे। तो चलिए आज हम लोग जो है तीसरा टॉपिक, रिवीजन सीरीज का तीसरा टॉपिक लेकर के आए हैं और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या क्या, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और इसके बाद रेस्पिरेशन इन एनिमल्स और मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होगा, खैर कोई बात नहीं, मज़ा आएगा और पूरा साथ रहिएगा, पूरा देखिएगा तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं जो कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, उसको फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। क्या पढ़ा था? एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये दोनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, है कि नहीं। कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है आपको तो पता है, ये क्या होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन कब होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और इसका इक्वेशन अगर हम दिखाए तो ऐसे होता। तो देखिए ये जो है C6H12O6, ये क्या है आपका? ये ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है। ये आपका ग्लूकोज है। और देखिए ग्लूकोज का क्या होता है साइटोप्लाज्म में? साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि ग्लाइकोलाइसिस साइकिल चलता है। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस साइकिल चलता है और उसके बाद क्या होता है कि ग्लूकोज जो है पायरुवेट प्लस 6O2 में बदल जाता है। समझ में आ रहा है ना। और तब क्या होता है कि क्रेब साइकिल चलता है कहाँ पर? हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया में। आप लोग को तो पता ही है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चलता है? क्रेब साइकिल। और यहाँ पर क्या होता है इसका? देखिए यहाँ पर पायरुवेट का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। ठीक, कंप्लीटली ब्रेकडाउन के बाद क्या होता है कि देखिए 6 CO2 बनता है और 6 वाटर बनता है। कहने वाला 6 मॉलिक्यूल्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड का बनता है, 6 मॉलिक्यूल्स वाटर का बनता है और 38 ATP बनता। सबसे बड़ी खासियत ये है एरोबिक रेस्पिरेशन का। और बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन की, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में देखिए एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? सबसे पहली बात इसके कंट्रास्ट में है, कहने का मतलब अपोजिट है। ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है ना। और इसका साइकिल में देखिए कि पायरुवेट जो है टूटता लेकिन इनकम्प्लीटली टूटता, समझे। तो क्या बना रहा है? इथाइल अल्कोहल बना रहा है और CO2, फिर सिर्फ और सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, इतना कम ATP बनता एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो ये मेन डिफरेंस था जो कि हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था, है ना। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, है कि नहीं। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स देखिए क्या कहा जा रहा। तो प्लांट के पास आप लोग को पता है, हम लोग के जैसे क्या होता है कि मॉडिफाइड या फिर हर एक चीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है हम लोग के पास। लेकिन प्लांट के पास क्या होता है? स्पेशलाइज्ड ऑर्गन तो नहीं होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। तो इन सब में क्या होता है? स्टोमाटा होता है। मतलब जगह जगह, मतलब पार्ट्स वाइज इन लोग, इसमें क्या होता है कि अपने अपने रेस्पिरेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका रूट में क्या होता है कि रूट हेयर के जरिए रेस्पिरेशन हो जाता है ना। और सूट की बात करें तो उसमें लेंटिसेल्स होते हैं, है ना। सूट या फिर क्या कहते हैं, ओल्ड ट्रंक कहते हैं प्लांट का, स्टेम, तो उसमें क्या होता है कि लेंटिसेल्स होता है। और बात करें लीफ का तो वहाँ पर स्टोमाटा होता है ना। तो इसके जरिए गैसियस एक्सचेंज होता है, समझे ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वही बात यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, देखिए प्लांट ऑल्सो एक्सचेंज O2 एंड CO2 दैट इज गैस। समझ में आ रहा। तो प्लांट में क्या होता है कि प्लांट में भी गैसियस एक्सचेंज होता है ना विद द एनवायरनमेंट। अब देखिए जब बात करें रेस्पिरेटरी ऑर्गन की, तो इसमें क्या होता है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता, कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता। और वही बात करें ह्यूमन की तो उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। और ये जितने भी एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, सभी में क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। समझ में आया। तो अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो होगा प्लांट में क्या होगा? स्लो होगा। क्या होगा? रेट ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें प्लांट में तो वो क्या होगा? स्लो होगा। समझ में आ रहा। क्या कहा जा रहा? द रेट ऑफ respiration is less than animals, hence the rate of respiration is less। सॉरी यहाँ पर चलिए रेट ही है, कोई बात नहीं। देखिए हम लोग क्या है कि मोबाइल है, हम लोग क्या है? मोबाइल है, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, है ना। और जब प्लांट की बात करें तो वो क्या होते हैं? स्टेशनरी होते हैं। क्या होता है? स्टेशनरी, एक ही जगह स्थित होते हैं। अब आपने कभी प्लांट को तो नहीं देखा होगा कि चाय पीने के लिए जाता है कहीं,
अपने प्लांट को कहीं नहीं देखा होगा कि मतलब बाजार जाता है ना। एक जगह जहाँ पर कल देखे तो वहाँ पर आज भी होगा और रहेगा भी, है ना। लेकिन बड़ा आंधी आने के बाद हो सकता है कि टूट जाए, अलग बात है। तो स्टेगनेंट है, एक जगह पे स्टेशनरी है, इसीलिए क्या होता है कि उसको एनर्जी का बहुत कम रिक्वायरमेंट होता। समझ में आ रहा, बहुत कम, लेस एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता। समझ में आ रहा, समझे। इसीलिए क्या होता है कि रेस्पिरेशन स्लो होता। यहाँ पर हाँ चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर वही बात लिखा हुआ। तो एनर्जी देखिए ज़्यादा चाहिए किसमें, एनिमल को ज़्यादा एनर्जी चाहिए। बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स को क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, है ना, ज़्यादा एनर्जी चाहिए समझे। तो क्योंकि हम लोग मोबाइल है इसीलिए हम लोग को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, है ना। एक जगह से दूसरे जगह जाते एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता, इसलिए हम लोग को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, है ना। तो रेस्पिरेशन रेट ऑटोमेटिकली क्या होगा कि हम लोग में फास्ट ज़्यादा होगा इज कम्पेयर टू प्लांट, है ना। वही बात यहाँ पर लिखा हुआ। तो चलिए आगे देखते हैं। द रेस्पिरेशन रेट ऑफ डिफरेंट पार्ट इज डिफरेंट। अब प्लांट में देखिए हर एक पार्ट का रेस्पिरेशन जो है एक जैसा नहीं होता। जैसे मतलब जिस पार्ट को हम देखेंगे उस पार्ट के अनुसार होता है। जैसे कि आप लीफ की बात करें तो लीफ में बहुत ज़्यादा रेस्पिरेशन होता एज कम्पेयर टू द रूट, समझे। तो रेस्पिरेशन क्या होता है कि जगह जगह पे वेरी करते रहता। तो वही बात यहाँ पर लिखा गया है कि रेस्पिरेशन रेट ऑफ डिफरेंट पार्ट इज डिफरेंट। समझ में आया। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्या कहा जा रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बाय द फॉलोइंग पार्ट्स। तो प्लांट में गैसियस एक्सचेंज कहाँ कहाँ से होता है, मैंने तो आपको कह दिया, है ना। स्टोमेटा से, लेंटिसेल्स इन ऑल स्टेम एंड रूट। समझ में आया। अब जनरल सरफेस ऑफ द रूट, है ना, क्या चीज़ से, जनरल सरफेस से। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लीव्स। अब लीव्स में गैस का एक्सचेंज कैसे होता, कहाँ से कहाँ होता, ये देखिए मैंने क्या किया, फ्लो चार्ट एक तरह से बना दिया। तो ये एयर है ना, ये एयर है। एयर कहाँ गया, सब स्टोमेटल स्पेस में गया, ठीक। सब स्टोमेटल स्पेस में क्या गया, O2। मतलब एयर में मतलब O2 है, मिक्सचर है, तो मान लीजिए O2 गया, है ना। और CO2 क्या हुआ, डिफ्यूज आउट हुआ। वही बात लिखा हुआ, सब स्टोमेटल स्पेस में गया। उसके बाद देखिए क्या हुआ, O2 एंड CO2 डिफ्यूज थ्रू इंट्रासेलुलर स्पेस बिटवीन मेसोफिल सेल्स। यहाँ BW का मतलब होता है बिटवीन, है ना, बिटवीन मेसोफिल सेल्स। समझ में आया कैसे हुआ, गैस का एक्सचेंज कैसे हुआ। ये देखिए एयर कहाँ हुआ, सब स्टोमेटल स्पेस में गया, फिर वहाँ से क्या हुआ, O2 और CO2 डिफ्यूज हुआ थ्रू इंट्रासेलुलर स्पेस के थ्रू क्या हुआ कि गैसियस एक्सचेंज हुआ। समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए अब ड्यूरिंग डे टाइम की अगर बात करें तो प्लांट सबसे ज़्यादा क्या होता है, ऑक्सीजन लेता है ना। प्लांट ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है कि प्लांट सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन लेता है एनवायरनमेंट से। और वही रात की बात करें तो क्या होता है, प्लांट सबसे ज़्यादा O2 लेता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, ड्यूरिंग डे टाइम स्टोमेटा ओपन रहता है। डे टाइम ये लीफ है आपका, है ना, ये लीफ रहा, है ना, ये लीफ है आपका, ये मान लीजिए स्टोमाटा है ना। तो ये क्या है, मान लीजिए ये क्या है, स्टोमाटा, ये क्या है आपका स्टोमाटा, है ना। तो स्टोमाटा ओपन रहता है दिन के समय, और फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्रोग्रेस में होता, मतलब फोटोसिंथेसिस चल रहा होता है। तो इस समय आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस जब चल रहा होता है तो इस समय क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन बनता है। तो बाहर से ऑक्सीजन लेने की कोई ज़रूरी ही नहीं दिन में, है ना। जो रेस्पिरेशन में होगा वहीं ऑक्सीजन से काम चल जाएगा, है ना, जो बन रहा है अंदर में, कोई दिक्कत। अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है कि यही बात अगर रात में की कहें, तब रात में ड्यूरिंग नाइट तो क्या होता है, नाइट टाइम देखिए क्या होता है, नाइट में ये स्टोमाटा क्या है, क्लोज है ना। यहाँ ओपन था, यहाँ ओपन था, और यहाँ क्लोज है ना। स्टोमाटा क्लोज है ना। और क्या होता है कि हर हमें ये CO2 बाहर जा रहा है ना, CO2 बाहर जा रहा है। हमने यहाँ गलत थोड़ा बना दिया, फिर कोई बात नहीं।
CO2 किधर जा रहा, CO2 बाहर जा रहा और O2 अंदर आ रहा, समझे। तो ऐसे होता है गैसेस एक्सचेंज, मतलब रात को जो है फोटोसिंथेसिस नहीं चल रहा होता और ऑक्सीजन नहीं बन रहा होता है, इसीलिए क्या होता है कि रात में प्लांट जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेता है और उसके बाद छोड़ता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, एज वी डू। समझ में आ रहा है, जैसे हम लोग करते हैं वैसे इसमें भी होता है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब रेस्पिरेशन इन एनिमल्स को लेकर के आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि जितने भी एनिमल्स हैं एक्सेप्ट गट पैरासाइट, मतलब गट में रहने वाले पैरासाइट, क्या करते हैं कि इनहेल करते ऑक्सीजन को यानी O2 को और एक्सेल करते CO2 को। समझ में आ रहा। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सरफेस फॉर एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब एक रेस्पिरेटरी सरफेस कैसी होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पिरेशन हो सके, तो उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ, उसको पढ़ना हम लोग को। तो देखिए क्या कहा जा रहा कि, देखिए क्या कहा जा रहा, रेस्पिरेटरी सरफेस हैज लार्ज सरफेस एरिया। सबसे पहला लार्ज सरफेस एरिया होनी चाहिए, है ना। कैसी होनी चाहिए, लार्ज सरफेस एरिया होनी चाहिए, एक्सट्रीमली थिन होनी चाहिए मेम्ब्रेन, और वहाँ पर नमी बनी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, नमी बनी होनी चाहिए, ताकि डिफ्यूजन ज़्यादा हो सके, इफिशियंट डिफ्यूजन हो सके गैस का। समझ में आ रहा। और इसके बाद वो एरिया जो है ब्लड कैपिलरीज से रिच सप्लाई होनी चाहिए, मतलब कहने का मतलब उस जगह बहुत ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सकें, है ना। रिचली सप्लाइड विथ ब्लड कैपिलरीज, वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है ना। इट इज परमिएबल टू गैसेस, और गैस के लिए परमिएबल होता है। उसके बाद शुड बी प्रोविजनल फॉर कैरिंग O2 टू रेस्पिरेटरी सरफेस एंड अवे CO2। अब क्या कहा जा रहा है, ये प्रोविजन होनी चाहिए ताकि CO2 क्या हो, CO2 देखिए, इट शुड बी प्रोविजन फॉर कैरिंग O2 टू रेस्पिरेटरी सरफेस एंड अवे CO2। तो ये देखिए प्रोविजनली बटा होना चाहिए कि मतलब O2 जा रहा है और CO2 बाहर निकल रहा है। O2 कहाँ जा रहा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के पास, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के पास, और CO2 बाहर जा रहा है। समझ में आ रहा। तो चलिए अब ये यहाँ पर जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इस जगह खत्म होता है। अब देखिए क्या कहा जा रहा, रेस्पिरेशन इन सिंपल मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर इज डायरेक्ट। अब सिंपल मल्टीसेलुलर की बात करें या फिर यूनिसेलुलर की बात करें तो इन लोग में क्या होता है, रेस्पिरेशन डायरेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल एमीबा और पैरामीशियम, ये आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट रेस्पिरेशन होता है। समझ में आ रहा। और फॉर एग्जांपल ये सिंपल मल्टीसेलुलर है आपका, क्या है, स्पॉन्ज है, सिलेंट्रेट्स है, प्लेनेडियंस है और फ्री लिविंग नेमाटोड्स। इस सब में क्या होता है, इन सब में क्या होता है पता है, डायरेक्ट रेस्पिरेशन होता है। समझ में आया। तो फिलहाल आप इसको लिखिए, फिर से मैं आपके लिए दूसरा स्लाइड लाता हूँ। तो आप लोगों ने लिख लिया, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट वाला, है ना। तो देखिए आज हम लोग को फिर से क्या देखना है कि हम लोगों ने क्या देखा था कि सिंपल यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर में डायरेक्ट रेस्पिरेशन हो रहा था, और रेस्पिरेशन कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट हो रहा है। समझे, ये कैसा हो रहा है, इनडायरेक्ट हो रहा है। समझ में आ रहा। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन एक्वेटिक एनिमल्स आर। कुछ एक्वेटिक्स एनिमल्स हैं, देखते हैं कि उसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, ठीक, और उसके द्वारा रेस्पिरेशन किए जाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, है ना। तो अब देखिए स्किन है, क्या है, स्किन से रेस्पिरेशन करने वाले कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है, वाटर या फिर एक्वेटिक एनिमल्स क्या है, अर्थवर्म है, नेरिस है, लीच है, फ्रॉग है, ठीक, ये सब क्या करते हैं, स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं। समझ में आ रहा। तो स्किन से रेस्पिरेशन करने वाले को हम क्या कहते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, है ना। अब गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन किस में होता है ये देख लीजिए, आर्थ्रोपोडा में होता है। फॉर इसमें एग्जाम्पल क्या है, प्राउन है और क्रैब है। फिर मोलस्क में होता है, इसका एग्जाम्पल क्या है, पिला और यूनो। फिर फिश में भी होता है,
है ना। तो अब जितने भी ऑर्गेनिज्म में लंग्स के थ्रू क्या कहते हैं, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, इस रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। समझ में आ रहा, क्या कहते हैं इसको, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। समझ में आ रहा। अब देखिए एयर में अगर O2 की कंपैरिजन बात करें, मतलब एयर और वाटर में O2 की कंपैरिजन करें तो ऐसा कुछ दिखता है। एयर में आपका देखिए O2 का नंबर इनॉमरस है, बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा। वही बात करें किसमें, वाटर में, तो क्या होता, बहुत कम होता एज कम्पेयर टू एयर। एयर में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होता और वाटर में बहुत ज़्यादा कम होता। समझ में आ रहा। तो इसीलिए कहा जा रहा है सो लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर हैज टू बी मूव्ड ओवर द रेस्पिरेटरी सरफेस ड्यूरिंग ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। इसीलिए ब्रेंकियल रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को पास करना होगा, किसके थ्रू, गिल्स के थ्रू, मतलब गिल्स के पास से, या फिर क्या कहते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस के पास से। समझ में आ रहा, तब ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। समझ में आया, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा, इन बॉनीफिश गिल्स आर कवर्ड विथ ओपरकुलम। और बॉनीफिश की बात करें तो उसमें क्या होता है, गिल्स जो है कवर्ड होता है क्या कहते हैं मेम्ब्रेनस पार्ट से, जिसको हम क्या कहते हैं ओपरकुलम, क्या कहते हैं ओपरकुलम। ओके। अब देखिए ऑर्गन फॉर ऑब्टेनिंग O2 फ्रॉम एयर इन टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल। समझ में आया। तो अब देखिए क्या होता है, ऑर्गन फॉर ऑब्टेनिंग O2 फ्रॉम एयर इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, तो क्या है, ट्रेकिया के थ्रू, ट्रेकिया या फिर एयर ट्यूब के थ्रू किसमें होता है, इंसेक्ट में होता है, सेंटीपीड्स में होता है और मिलीपीड्स में होता है। समझ में आ रहा। उसके बाद बुक लंग्स के जरिए किसमें होता है, स्कॉर्पियन में होता है और स्पाइडर में होता है। समझ में आ रहा, समझ में आ रहा ना, ये ऑर्गन है, कहने का मतलब ये बुक लंग्स जो है ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए एक ऑर्गन है। ओके। और यहाँ ट्रेकिया जो है ये एक ऑर्गन है, कोई दिक्कत। और यहाँ पर पल्मोनरी सैक जो है ये भी क्या है, ऑर्गन है। ये किसमें होता है, पीला में। और लंग्स की बात करें तो लंग्स जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन किसमें है, ऑल वर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट फिशेस। समझ में आया, आया समझ में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपके लिए डायग्राम बना रखा। तो मान लीजिए ये क्या है हम लोग का, ये नेजल चैम्बर है, ये नोज है और ये रहा नेजल चैम्बर। ठीक, ये नेजल चैम्बर रहा। और ये मान लीजिए अपर जाव है, ये लोअर जाव है, ये आपका टंग हो गया। ये क्या हो गया, मान लीजिए इसको अपर जाव, और इसको मान लीजिए लोअर वाला, और ये इसको मान लीजिए टंग। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। ये भी आपका बॉनी सॉकेट है ना। तो अब यहाँ पर मान लीजिए कि इस जगह पे क्या है, इस जगह आपका एपिगैलेटिस है ना। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से क्या होता है कि एयर यहाँ से जाता है, यहाँ पर जो है इस रीजन को हम क्या कहते हैं, ये जो है आपको फेरिंगल रीजन है। समझ में आ रहा है। इसको क्या कहते हैं, नासोफेरिंगल रीजन। क्या कहते हैं, नासोफेरिंगल रीजन। कोई दिक्कत, समझ में आया, कोई दिक्कत। इतना दूर को क्या कहते हैं, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा साफ कर दे रहा है। ये देखिए, तो यहाँ से ये वाला रीजन को हम क्या कहते हैं, नासोफेरिंगल, फेरिंग्स। समझ में आ रहा, कोई दिक्कत। फिर आगे चलेंगे तो फिर ओसोफेरिंग्स मिलेगा। समझ में आ रहा, कोई दिक्कत। फिर अगर आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, लैरिंगोफेरिंग्स। कोई दिक्कत। तो एयर देखिए यहाँ से आपका नजल कैविटी हुए, ये नजल चैम्बर होते हैं यहाँ नासोफेरिंगल रीजन में, फिर ओसोफेरिंगल रीजन में, फिर यहाँ पर लैरिंग के पास आता है, और उसके बाद जो है एयर नीचे जाता है। तो ये हो गया आपका ट्रेकिया, किसमें, इसमें जाता है, ट्रेकिया में जाता है।
और ये आपका ट्रेकिया जो होता है ये आपका मतलब एक कार्टिलेजिनियस फ्लैप से, कार्टिलेजिनियस सी शेप रिंग से ये घिरा होता, समझे, ऐसे करके। समझ में आ रहा? ऐसे करके ऐसे करके मतलब आपका ये कार्टिलेजिनियस रिंग से घिरा होता है, सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग से, ताकि क्या हो, एक्सेस एयर के लिए, मतलब एक्सेस एयर जब अंदर आए तो ब्लास्ट ना हो। समझ में आ रहा? ब्लास्ट या कह सकते कोलैप्स ना हो, कोई दिक्कत। तो ये रहा, और ये आपके दो लंग्स रहे, ये आपके राइट लंग्स रहे और ये आपके लेफ्ट लंग्स रहे। तो राइट लंग्स में देखिए 3 चैम्बर है और लेफ्ट लंग में क्या होता है, 2 चैम्बर होता है बस। समझ में आ रहा? या चैम्बर नहीं कहेंगे, लोब कहेंगे, दो, इसमें 3 लोब है, इसमें 2 लोब है। और ये बीच में जो जगह है ना, ये बीच में जो जगह है इसको हम क्या कहते हैं, डायस्टेनम। और ये डायस्टेनम वाला जगह पे क्या होता है, अपना हर्ट होता है। समझ में आ रहा? तो अब मान लीजिए एयर यहाँ से आया, फिर यहाँ से फिर अंदर आ रहा है, तो मतलब यहाँ से अब जैसे अंदर जाएगा तो पूरा ये देखिए जो ब्रांच दिख रहा, ये आपका ये ट्रेकिया जो है, फिर जाके ब्रोंकाई में बटेगा, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में बटेगा, फिर ब्रोंक्यूल से एल्वोलाई में बटेगा। तो एल्वोलाई जो मेन सरफेस है, मेन जगह है कहाँ, एयर एक्सचेंज का। समझ में आ रहा? उसी को हम क्या कहते हैं, एयर सेक कहते हैं। कोई दिक्कत? तो यहाँ से एयर इस जगह तक पहुँचता है, फिर उसके बाद जो यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज होता है और इसके थ्रू क्या होता है कि मतलब ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र होता है हम लोग का ब्लड से सेल में। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। फिर यहाँ पर ये देखिए, हमने इसका एक पार्ट लिया, मान लीजिए इसका एक ब्रांच में से यहाँ से एक ठो यहाँ पर ले आया, ठीक। तो यहाँ लाया, कुछ ऐसा दिखता, देखिए अंगूर के गुच्छा जैसे ये दिखता है। समझ में आ रहा? आपका जो ये एल्वोलाई है कैसा दिखता है, अंगूर का गुच्छा जैसे दिखता। कोई दिक्कत? इसको हम क्या कहते हैं, ये यहाँ पर एक ब्लैक लाइन है, इस जगह एक ब्लैक लाइन है। समझ में आ रहा? ये जगह जो है आपका एक तो ब्लैक लाइन है, ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, एट्रियोल्स कह रहे हैं। समझ में आ रहा? और ये रेड वाला को हम क्या कह रहे हैं, वेन्यूल्स कह रहे हैं। और ये जो है, ये जो आपका, ये जो है आपका ये ब्लू वाला, इसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। तो ये देखिए ब्रोंक्यूल्स में बट गया था, फिर ब्रोंक्यूल्स जो एल्वोलाई में बटेगा। अब यहाँ पर देखिए ब्रोंक्यूल्स पे देखिए कैसे करके ब्लड कैपिलरीज घिरा हुआ है, ऐसे करके, ताकि एक्सचेंज होता। अब इसी को यहाँ पर उठाए तो कुछ ऐसा दिखेगा, समझे। इसी में से अगर एक पोर्शन को यहाँ पर ले तो ऐसा दिखता। समझ में आ रहा? ये आपका एल्वोलाई है। समझ में आ रहा? ये क्या रहा, एल्वोलाई। कोई दिक्कत? और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेड से जो हमने ये बनाया है, यहाँ पर रेड से हमने जो बनाया है, ये क्या आपका, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने वाला है। समझे? ये इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये जो ब्लैक वाला है इसमें क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा कि नहीं? अब यहाँ से देख लीजिए, हम एक पार्ट को यहाँ पर उठा, तो ये देखिए आपका क्या रहा, ये एल्वोलाई रहा, इसको एल्वियोलर से कह दीजिए। ये आपका एल्वियोलर सेक रहा। अब मान लीजिए देखिए एयर आता, एयर आया। अब यहाँ पर देखिए ये आपका ब्लड कैपिलरीज है, ये आपका क्या है, ब्लड कैपिलरीज। समझ में आ रहा? ये ब्लड कैपिलरीज है आपका एल्वोलाई के पास। अब यहाँ से क्या होता है कि इसमें से देखिए O2 ऊपर चला जाता है, क्योंकि थोड़ा फ्रेश कर दे रहे हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ देखिए इसमें से क्या होता है कि O2 अंदर चला जाता है और CO2 फिर से ब्लड कैपिलरीज में आ जाता, और CO2 ब्लड कैपिलरी में आ जाता। तो ऐसे करके अपना जो है रेस्पिरेशन होता। तो रेस्पिरेशन यहाँ से फिर क्या होता है कि ये ब्लड से ऑक्सीजन किस में चला, ये देखिए सॉरी हमने यहाँ पर एक गलत चीज़ समझाया, माफ़ कीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ से ये एल्वेलर सैक है, एयर सैक जिसको कहते हैं हम। तो ब्लड कैपिलरी से क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर क्या गया, एल्वेलर सैक में, है ना। और एल्वेलर सैक से ऑक्सीजन जो है किधर आया, आपका ब्लड कैपिलरी में आया। समझ में आया? कोई दिक्कत? समझे ना? तो ये
इसमें जो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है हम लोग में क्या होता है, हेमोग्लोबिन होता है। तो ये रेड कलर का आरबीसी इसलिए दिखा है क्योंकि आरबीसी में कुछ नहीं रहता है, क्या होता है, हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन क्या है, एक पिगमेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। समझ में आ रहा, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए, देखिए तो ये यहाँ से मतलब ऑक्सीजन जो है एल्यूलर सेक से कहाँ आ जाता है, एक मिनट रुकिए, ये आपका एल्यूलर सेक रहा है ना। तो इससे देखिए O2 जो है ब्लड में आएगा, है ना, ब्लड स्ट्रीम में, है ना। इसके बीच में देखिए यहाँ जो है डायरेक्ट ब्लड कैपिलरी एल्वेलर सेक से जुड़ा हुआ नहीं होता, समझे। ये एल्वेलर सेक से ब्लड कैपिलरी सटा हुआ नहीं होता, बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होता। समझ में आ रहा ना। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि ये O2 जो है किधर आता है, ब्लड में आया, फिर ब्लड में जो एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 है वो बाहर जाता, समझे। तो ऐसे करके अब ये रहा मैकेनिज्म अपना लोग का, समझे, ये मैकेनिज्म रहा, समझे। ये मैकेनिज्म हुआ किसका, ये देखिए, सॉरी ये जो है ज़्यादा बोल दिया ना, इसीलिए थोड़ा अजीब लग रहा है, ठीक है। तो ये देखिए ये लंग्स है अपना, समझे। अब एयर देखिए, एयर जब फिल होगा इसमें लंग्स में तो क्या होता है, ये डायफ्राम मान लीजिए, तो ये क्या होता है कि नीचे दबता है ना, ये नीचे जाएगा, है ना। फिर ये भी ऊपर, मतलब इस साइड भी, साइड से भी देखिएगा तो मतलब देखिए जैसे हम एयर को इनहेल करते हैं, जैसे एयर इनहेल के, तो ये हम यहाँ पर जो है ना मैकेनिज्म समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, यहाँ पर मैकेनिज्म समझ रहे हैं ब्रीदिंग का। तो अब देखिए जैसे ही एयर अंदर आता तो चेस्ट क्या होता है, बढ़ता है ना, चेस्ट आगे जाता है। और क्यों जाता है, क्योंकि एयर जो भरा हुआ है लंग्स में ये चेस्ट को पुश करता, पुश अप करता, समझे। और क्या होता है जब हम एक्सहेल करते हैं तो एयर क्या होता है, आउट होता है, समझे। एयर क्या होता है, बाहर जाता है, समझे। और जैसे एयर बाहर जाता है तो ये फिर क्या होता है, देख लीजिए, मान लीजिए ये नॉर्मल है, समझे। तो जैसे अंदर में एयर भरा तो क्या हुआ, एयर भरने के बाद ये जो आपका ये दिख रहा, ये डायफ्राम ये नीचे खींचेगा, ये नीचे खिंचाएगा, और इस तरीके से क्या होगा कि लंग्स में पूरा एयर भर जाएगा, समझे। और फिर एक्सचेंज होने के बाद क्या होता है कि अब CO2 छोड़ना है, CO2 को बाहर छोड़ना है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप छोड़ रहे हैं फिर से लंग्स जो है आपका क्या हो रहा है, ओरिजिनल पोजीशन में जा रहा है, समझे। एयर जैसे बाहर जाता है, देखिए एयर जब बाहर जाएगा तो जैसे एयर बाहर जाएगा तो क्या होगा, चेस्ट अंदर की ओर जाएगा, है ना, समझ में आ रहा। और जैसे एयर अंदर आएगा तो चेस्ट बाहर आता है ना। तो ये रहा मैकेनिज्म। कोई दिक्कत, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक। और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक। थैंक यू।